अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिका में ट्रंप इंतज़ामिया ने शदीद रद्दअमल के बाद अपना फैसला वापस ले लिया है, जिसमें धमकी दी गई थी कि वो इन रियासतों और मुकामी हुकूमतों से कम $2 अरब की आफत से निपटने की तैयारी के फंड्स रोक लेगी जो इजराइल या इजरायली कंपनियों के बाइकआउट की हिमायत करती है। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी ने अपने अंदरूनी शराइत व ज़वाबित से एक मुतनाज़ा शक को हटा दिया है, जिसमें ग्रांट वसूल कुनिंदगान से यह तकाजा किया गया था कि वो इजरायली कंपनियों या इजराइल के साथ कारोबार करने वाली कंपनियों के साथ तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करने की कोशिश की हिमायत ना करें। यह शख्स जो पहली बार अप्रैल में शामिल की गई थी, इसमें कहा गया था कि दरख्वास्त दहिंदगान को तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करने या ख़ास तौर पर इजरायली कंपनियों या इजराइल के साथ कारोबार करने वाली कंपनियों के साथ तिजारती ताल्लुकात महदूद करने की हिमायत नहीं करनी चाहिए। इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गाज़ा पर मुकम्मल कब्जा करने और खित्ते में फौजी ऑपरेशनों को मज़ीद वुसअत देने का फैसला किया है। नेतन्याहू के करीबी सीनियर ओहदेदार ने आज यदीद अहरोनोत के लिए जारी करदा बयान में कहा है कि पत्ते फेंके जा चुके हैं, हम गाज़ा पर मुकम्मल कब्जा कर लेंगे। इस ओहदेदार ने कहा कि जिन इलाकों में यरगुमालियों को रखा गया है वहाँ भी ऑपरेशन किए जाएंगे। अगर इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ इसकी मुखालिफत करते हैं तो इन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इजराइल के चैनल 12 टेलीविज़न ने कहा है कि यह फैसला गाज़ा में इजराइल की हिकमत अमली में एक बड़ी तब्दीली की निशानदेही करता है और तौक़्क़े है कि अब मरकज़ी पनाहगज़ीन कैंपों समेत गुंजान आबाद इलाकों में भी ऑपरेशन किए जाएंगे। हाल ही में नेतन्याहू से मुलाकात करने वाले उजरा के हवाले से सरकारी नशरियाती इदारे KAN ने खबर दी है कि वज़ीर-ए-आज़म ने सिक्योरिटी इदारों की मुखालिफत के बावजूद गाज़ा में फौजी ऑपरेशनों को मज़ीद फैलाने का फैसला किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के फंड यूनिसेफ ने कहा है कि गाज़ा में इजराइल की जारी तबाहकारियों और इंसानी इमदाद की तकरीबन मुकम्मल नाकाबंदी के बाद रोज़ाना औसतन 28 बच्चे हलाक हो रहे हैं। यूनिसेफ ने आज एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि बमबारी से ग़िज़ाई क़िल्लत और भूख से और इमदाद व बुनियादी खिदमात के फ़क़दान से अमवात हो रही है। यूनिसेफ के मुताबिक गाज़ा में रोज़ाना औसतन 28 बच्चे हलाक हो रहे हैं। इदारे ने गाज़ा के बच्चे खुराक, साफ़ पानी, दवा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए शदीद ज़रूरतमंद है पुरज़ोर अंदाज में कहते हुए फौरी इंसानी इमदाद तक रसाई और हमलों के खात्मे की अपील की है। यूनिसेफ ने कहा फौरी जंगबंदी लाजिम व मलजूम है। गाज़ा में इजराइल की नस्लकुशी जारी है। 7 अक्टूबर 2023 से गाज़ा की वज़ारत सेहत के मुताबिक तकरीबन 61,000 फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं, जिनमें से तकरीबन निस्फ़ ख़वातीन और बच्चे हैं, जबकि 10,000 ज़ख्मी हुए हैं। अमेरिकी महकमा खारजा ने एक तजवीज़ पेश की है जिसके तहत सयाहती और कारोबारी वीज़ा लेने वाले दरख्वास्त गुजारों के लिए अमेरिका में दाखिल होने से पहले $15,000 तक की ज़मानत या बॉन्ड जमा करवाना लाजमी हो सकता है। एसोसिएट प्रेस के मुताबिक ये इक़दाम वीज़ा हासिल करने के अमल को बहुत से लोगों के लिए महंगा और मुश्किल बना सकता है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा है कि नई पॉलिसी का निफाज 20 अगस्त से होगा और इसका इतलाक़ कारोबारी और सयाहती वीज़ा रखने वाले अफराद पर होगा। अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा है कि वो 1 साल का पायलट प्रोग्राम शुरू करेगा। इसमें इन ममालिक के लोगों से जहां ज़्यादा लोग वीज़ा ख़त्म होने के बाद रह जाते हैं या दस्तावेज़ात की सिक्योरिटी में कमज़ोरी हो, वीज़ा लेते वक्त 5,000, 10,000 या $15,000 अमेरिकी डॉलर की ज़मानत मांगी जा सकती है। ये तजवीज़ इस वक्त सामने आई है जब ट्रंप इंतज़ामिया वीज़ा दरख्वास्त दहिंदगान के लिए क़वायद सख्त कर रहे हैं। गुज़िश्ता हफ़्ते महकमा खारजा ने ऐलान किया कि वीज़े की तजदीद करने वालों को इजाफी ज़ाती इंटरव्यू से गुजरना होगा, जो पहले ज़रूरी नहीं था। इजराइल की काबीना ने अटॉर्नी जनरल को हटाने के लिए मुत्तफ़िक़ा तौर पर वोट दिए हैं, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और अदलिया के दरमियान तवील अरसे से जारी तनाव में इजाफा हो गया है। अमेरिकी ख़बरसां इदारे AP के मुताबिक नाक़िदीन ने इस सूरत हाल को जमहूरी इदारों के लिए ख़तरा करार दिया। नेतन्याहू और इनके हामियों ने अटॉर्नी जनरल गाली बहरोआ मियारा पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो मुंतखब हुकूमत के फैसलों को रोक कर इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं, जिनमें सिक्योरिटी एजेंसी के डोमेस्टिक सरबराह की बरतरफी का इक़दाम भी शामिल है, जो बज़ाहिर गैर सियासी दफ्तर है। इस हवाले से अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि यह मफादात के टकराव का मामला है, क्योंकि नेतन्याहू और इनके कई साबिक़ साथियों को जराइम की तहक़ीक़ात का सामना है। नाक़िदीन नेतन्याहू, जिनको करप्शन के मुकदमे का भी सामना है, इन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो अदलिया की आज़ादी की मजरू कर रहे हैं और इक़्तिदार को अपनी इस इत्तेहादी हुकूमत का मरकज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इजराइल की तारीख़ की सबसे ज़्यादा कौम परस्त और मजहबी हुकूमत है। दूसरी जानिब नेतन्याहू इन इल्ज़ामात की तरदीद कर रहे हैं और इनका कहना है कि इनको अदलिया के हुक्काम मीडिया के ज़रिए निशाना बना रहे हैं। रूस के साबिक़ सदर मेडवेडेव ने नाटो ममालिक को मुख्तसर और दरमियानी फासले तक मार करने वाले जोहरी मिसाइलों पर पाबंदी से मॉस्को के इनखला का जिम्मेदार ठहराया। रूसी सलामती कौंसिल के नायब चेयरमैन मेडवेडेव ने आज कहा कि दरमियानी और कम फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की तनसीब पर आयद पाबंदी के खात्मे से मुतालिक रूसी वज़ारत ख़ारजा का बयान नाटो ममालिक की रूसी मुखालिफ पॉलिसी का नतीजा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि यह एक नई हकीकत है जिसका सामना हमारे तमाम मुखालिफिन को करना पड़ेगा। हमें मज़ीद इक़दामात की तौक़्क़े है।
ان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب روس کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ ماسکو انٹرمیڈیٹ رینج نیوکلیئر فورسز معاہدے کے تحت پہلے سے اختیار کی گئی خود ساختہ روک کا پابند نہیں ہے۔ 1987 کے معاہدے کے تحت امریکہ اور سوویت یونین کو 500 سے 5500 کلومیٹر تک مار کرنے والے اپنے تمام جوہری اور روایتی بیلسٹک اور کروز میزائلوں کو ختم کرنے اور مستقل طور پر ختم کرنا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی مدت کے دوران امریکہ نے 2019 میں روس کی عدم تعمیل کا حوالہ دیتے ہوئے معاہدے سے دستبردار اختیار کی تھی، جبکہ روس نے ان الزامات کی تردید کی۔ برازیل کی عدالت عالیہ نے سابق صدر بولسونارو کی نظر بندی کا حکم جاری کیا ہے، جن پر مبینہ طور پر بغاوت کی منصوبہ بندی کرنے کا مقدمہ چل رہا ہے۔ جج الیگزینڈر ڈی موریسس نے آج اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ دائیں بازو کے فائر برانڈ نے گزشتہ ماہ ان پر عائد عدالتی حکم امتناع کی تعمیل نہیں کی۔ موریس نے بولسونارو کے دورے کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی۔ وکلا اور عدالت کی طرف سے مجاز افراد کو استثناء کے ساتھ اور براہ راست یا تیسرے فریق کے ذریعے سیل فون کے استعمال پر بھی پابندی عائد کر دی۔ بولسونارو پہلے پابندیاں ان الزامات کے بعد عائد کی گئی تھی کہ انہوں نے ٹرمپ کی مداخلت کی، جنہوں نے حال ہی میں برازیل کی مصنوعات پر بھاری نئے محصولات کو بولسونارو کے خلاف جادوگروں کی تلاش قرار دیا تھا۔ برازیل کے سابق رہنما پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے درجنوں اتحادیوں کے ساتھ مل کر 2022 کے انتخابات میں شکست کو بدلنے کی سازش کی تھی۔ ایران کے صوبے کرمان میں 5.73 شدت کے زلزلے آئے ہیں، جس کے نتیجے میں جنوب مشرقی ایران کے کئی شہر لرز اٹھے۔ غیر ملکی خبررساں ANC کے مطابق جرمن ریسرچ سینٹر برائے جیو سائنس نے بتایا کہ آج منگل کو جنوبی ایران میں 5.73 شدت کے زلزلے محسوس کیے گئے، جس کی گہرائی 10 کلومیٹر زمین میں تھا۔ تاحال زلزلے سے جانی یا مالی نقصان کی تفصیلات سامنے نہیں آ سکی۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے مشہور ہاربر برج پر کئی ہزار مظاہرین نے شدید بارش کے باوجود غازہ میں امن کے لیے مارچ کیا اور امداد کی ترسیل کا مطالبہ کیا۔ غیر ملکی خبررساں ANC رویٹر کے مطابق منتظمین نے اس مظاہرے کو مارچ برائے انسانیت کا نام دیا۔ مارچ کے کچھ شرکا غازہ کے محصورین سے اظہار یکجہتی کے لیے بھوک کی علامت کے طور پر برتن اور پتیلیاں لے کر آئے تھے۔ 60 کی دہائی کے ایک سفید بالوں والے شخص ڈگ نے کہا کہ بس بہت ہو گیا، جب دنیا بھر کے لوگ اکٹھا ہو کر آواز بلند کرتے ہیں تو برائی کو شکست دی جا سکتی ہے۔ مظاہرین میں بزرگ افراد سے لے کر کم عمر بچوں والے خاندان تک شامل تھے۔ ان میں ویکی لیکس کے بانی جولیان اسانج بھی شریک تھے۔ بہت سے لوگ چھتریاں تھامے ہوئے تھے، کچھ نے فلسطینی پرچم اٹھا رکھے تھے اور نعرے لگا رہے تھے کہ ہم سب فلسطینی ہیں۔ نیو ساؤتھ ویلز پولیس کے مطابق مارچ میں 90,000 افراد شریک ہوئے، جو توقع سے کہیں زیادہ تھے۔ منتظم فلسطین ایکشن گروپ سڈنی نے فیس بک پوسٹ میں دعویٰ کیا کہ مارچ کرنے والوں کی تعداد 3 لاکھ تک ہو سکتی ہے۔ غازہ میں موجود حکومتی میڈیا آفس کا کہنا ہے کہ اسرائیل جان بوجھ کر 22,000 سے زائد انسانی ہمدردی پر مبنی امدادی ٹرکوں کو غازہ میں داخل ہونے سے روک رہا ہے۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے امدادی ٹرکوں کو غازہ میں داخل ہونے سے روک رکھا ہے۔ غازہ میڈیا آفس نے اسرائیل کے اس اقدام کو بھوک، محاصرہ اور افراتفری کی ایک منظم مہم کا حصہ قرار دیا۔ میڈیا آفس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ 22,000 سے زائد امدادی ٹرک اس وقت غازہ کی پٹی کے داخلی راستوں پر کھڑے ہیں، جن میں سے زیادہ تر اقوام متحدہ، بین الاقوامی تنظیموں اور دیگر اداروں کے ہیں۔ اسرائیلی قابض فورسز جان بوجھ کر ان ٹرکوں کو پٹی میں داخل ہونے سے روک رہی ہے، جو کہ بھوک، محاصرہ اور افراتفری کے انجینئر شدہ منصوبے کی پالیسی کا حصہ ہے۔ میڈیا آفس نے صورتحال کو جنگی جرم قرار دیتے ہوئے اسے بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی کہا ہے۔ جاری بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی فورسز غازہ کے باشندوں کے خلاف جاری نسل کشی کے جرم میں مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ غازہ میڈیا آفس نے مزید کہا کہ ہم اسرائیلی قابض قوت کو اور ان ریاستوں کو جو خاموشی یا شراکت داری کے ذریعے اس میں ملوث ہے، اس بگڑتے انسانی المیہ کا مکمل ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ ہزاروں افراد آج منگل کے روز بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں احتجاج کی پہلی سالگرہ منانے کے لیے یکجا ہوئے ہیں۔ ان احتجاجی مظاہروں میں وزیر اعظم شیخ حسینہ کو اقتدار سے ہٹایا گیا تھا۔ لوگ ریلیوں، کنسرٹ اور دعائیہ اجتماعات میں شرکت کریں گے۔ یہ تقریبات ایک ایسے اعلامیہ پر اختتام پذیر ہوں گے جسے جمہوری اصلاحات کے لیے ایک روڈ میپ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ سیاسی سفر اقتصادی مشکلات اور جبر کے خلاف بغاوت سے شروع ہو کر نوبل امن انعام یافتہ محمد یونس کی قیادت میں عبوری حکومت کے قیام تک پہنچا۔ یونس نے قوم کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ ہم مل کر ایک ایسا بنگلہ دیش بنائیں گے جہاں ظلم دوبارہ سر نہ اٹھا سکے۔ انہوں نے ان افراد کو خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ایک ایسے وقت میں جب تیزی سے منتقلی کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے اور محنت کشوں کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا ہے، یونس نے کہا کہ ایک پرامن، منصفانہ اور شفاف انتخاب اگلے سال کے اوائل میں منعقد ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے مکمل جمہوری حکمرانی کی بحالی کا وعدہ کیا۔
सऊदी अरब की किंग सलमान इमदादी मरकज़ की जानिब से पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कुदरती आफात से मुतासरा 6000 ख़ानदानों में फूड पैकेज की तकसीम मुकम्मल कर ली गई। किंग सलमान इमदादी मरकज़ ने सामान 10 अजला में तकसीम किया। मुजफ्फराबाद में 325, वादिया जहलुम में 542, वादिया नीलम में 433, कोटली 796, भंबर 281, मीरपुर में 250, पूंछ में 1073, हवेली में 934 और बाग में 326 फूड पैकेज तकसीम किए गए। हर फूड पैकेज का वजन 95 किलोग्राम है, जिसमें 80 किलो आटा, 5 लीटर कुकिंग ऑयल, 5 किलो चीनी और 5 किलो दाल चना शामिल है। इंसानी हमदर्दी की ये इमदादी सरगर्मी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, आज़ाद कश्मीर और हयात फाउंडेशन के करीबी इश्तराक से अंजाम दी गई ताकि इमदाद की फराहमी को बरवक्त शफाफियत के साथ मुतासरा खानदानों तक पहुँचाया जा सके। सऊदी फाल्कन क्लब के तहत रियाज के शुमाल में वाक़ मलहम में इस साल इंटरनेशनल फाल्कन ब्रीडर्स ऑक्शन का आगाज़ आज मंगल 5 अगस्त से हुआ। सऊदी खबरसां NCSPA के मुताबिक ये इवेंट 21 दिन 25 अगस्त तक जारी रहेगा। इस साल की नीलामी में यूरोप, अमेरिका और एशिया के मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी फार्म्स के साथ मुकामी ब्रीडिंग फार्म्स को तवज्जो मिलने की तौक़्क़े है। ये नीलामी एक जामे तजुर्बा फराहम कर रही है, जिसमें स्पेशल ऑक्शन, फार्म पवेलियन, फाल्कनरी सप्लायर्स, फ्यूचर फाल्कनरी पवेलियन और मुतअद्दिद दीगर तजुर्बा शामिल है, जो विजिटर्स और फाल्कनरी में दिलचस्पी रखने वालों की मालूमात में भी इजाफा करते हैं। सऊदी वली-ए-अहद व वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने आज न्यूम पैलेस में कुवैती वज़ीर-ए-आज़म शेख अब्दुल्ला अहमद अल सबा का खैर मुक़द्दम किया। SPA के मुताबिक मुलाकात के दौरान दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान तारीख़ी ताल्लुक़ात, दो तरफ़ा ताउन के पहलुओं, मुख्तलिफ शोबे में इन्हें बढ़ाने और तरक्की देने के तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका दिलचस्पी के मुतअद्दिद उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। इस मौके पर कुवैत में सऊदी सफ़ीर शहज़ादा सुल्तान बिन साद बिन खालिद, वज़ीर मुमलिकत और काबीना के रुकन शहज़ादा तरकी बिन मोहम्मद बिन फ़ाहद बिन अब्दुल अज़ीज़ और दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। जब अमेरिका ने भारत की तरफ से रूस से खाम तेल की खरीदारी पर बरहमी का इजहार किया, तो भारत ने दो टोक अल्फाज में कहा कि जो ममालिक रूस के साथ तिजारत करने पर हमें तनकीद का निशाना बना रहे हैं, वो खुद रूस के साथ तिजारत कर रहे हैं, जबकि वो हमारी तरह ऐसा करने पर मजबूर नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देते हुए हिंदुस्तान ने कहा है कि अमेरिका अब भी अपनी जौहरी सनत के लिए यूरेनियम, हेक्सा फ्लोरिडा, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की सनत के लिए प्लेडियम और रूस से खाद और केमिकल दरामद करता है। भारत ने कहा कि अमेरिका की तनकीद बिला जवाज़ और गैर मुंतकी है। अमेरिका रूस से अपनी ज़रूरी अशिया बड़े पैमाने पर दरामद करता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी और मई 2025 के दरमियान अमेरिका ने रूस से $2 बिलियन का सामान दरामद किया, जो कि गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 23% ज़्यादा है। ये तरक्की बुनियादी तौर पर प्लेडियम 37%, यूरेनियम 28% और खाद 21% जैसी मसनूआत की दरामद में तेज़ी से इजाफे की वजह थी। अमेरिका और रूस के दरमियान तिजारत को यूक्रेन की जंग के नुक्ते नज़र से देखना ज़रूरी है। अमेरिका के मरदमशुमारी ब्यूरो अमेरिकी हुकूमत की वेबसाइट के मुताबिक 2021 में अमेरिका ने रूस को $6,388 मिलियन की अशिया बरामद की, जबकि रूस से अमेरिका की दरामदत बम्पर थी। अमेरिका से $29,638 मिलियन की भारी रकम दरामद की गई। चीन, जो एक अरसे से अदम मुदाखलत की खारजा पॉलिसी रखने और तनाज़ात में मुलविस अक़वाम की बरारास्त फ़ौजी इमदाद फराहम ना करने का दावा करता रहा है, एक नई रिपोर्ट के मुताबिक हालिया इजराइल के साथ तनाज़े के दौरान ईरान को तेल के बदले ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइलों के लिए बैटरियां फराहम कर रहा है। ये खबर इस वक्त सामने आई है जब बीजिंग पहले ही यूक्रेन के खिलाफ रूस को जारी जंग में मुबैना शमूलियत और 22 अप्रैल के हौलनाक पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद मई में भारत के साथ इसके तनाज़े में पाकिस्तान की हिमायत करने की वजह से तनकीद की जद में है। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और चीन की अजीम हिकमत अमली पर एक सरकर्दा मौक़िफ़ लेंग कॉन्ग ने वन वर्ल्ड आउटलेट में लिखा, चीन की अजीम हिकमत अमली के माहिर के तौर पर मैं समझता हूँ कि यह बहुत मुमकिन है कि चीन अवामी सतह पर इसकी तरदीद करते हुए ईरान को फ़ौजी मदद फराहम कर रहा है। इस तरह की मुमकिन तरदीद बीजिंग की फ़ौजी असर और रसूख बढ़ाने और अपने कुछ फ़ौजी साजो सामान की नुमाइश करने की इजाज़त देगी, जबकि बैनुल-अक़वामी तनकीद को नज़रअंदाज करते हुए सिफारती लचक को भी बरकरार रखेगी। उन्होंने मज़ीद कहा, लेकिन यह हिकमत अमली सिर्फ एक हद तक ही काम करती है। जैसा कि बहुत से लोगों का ख्याल है कि बिलवास्ता सबूत जमा हो रहे हैं, इस तरह की खुफिया कार्रवाई आहिस्ता आहिस्ता एक खुले राज में तब्दील हो सकती है।